पेंशनर वालों के लिए नए नियम, नए रूल जारी करे गए हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर। अब आपको मिलेगी आईटीआर फाइलिंग से आजादी, यानी आईटीआर फाइलिंग में आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 में आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है अगर भरते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा अगर आप एक पेंशनर है। ध्यान रखिएगा, सभी पेंशनर सीनियर सिटीजन नहीं होते, लेकिन हर एक सीनियर सिटीजन पेंशनर हो सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की क्राइटेरिया है 60 साल से ऊपर अगर आप हैं और अगर आप पेंशन मिल रही है तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पेंशनर है तो आपको इनकम टैक्स से जुड़े सारी बातें पता होनी चाहिए। आपके आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को लेकर कौन सा आईटीआर फॉर्म आप पर एप्लीकेबल है, क्या क्या आपकी इनकम है, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट इनकम, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, सारी डिटेल डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, कई लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो निवेदन है हाथ जोड़ के, प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए जानते हैं पेंशनर के लिए क्या नए नियम है इस बार अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो। सबसे पहले ये जानते हैं पेंशनर कौन है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, पेंशनर वो है जो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है और उसे यहाँ पर पेंशन जो है अपने पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रही है। अब वो एम्प्लॉयर जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो एलआईसी से मिल सकता है, एसबीआई, ओएनजीसी, गेल से मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर से है तो प्राइवेट कंपनी से आपको पेंशन मिल सकती है, या बैंक के स्टाफ हैं जो पेंशन रिटायर्ड हो चुके हैं तो उन्हें यहाँ पर पेंशन मिल सकती है। अच्छा, फैमिली पेंशन मिलती है आपके स्पाउस को या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को आपकी डेथ के बाद, जो भी एम्प्लॉय डेथ हो जाता है उसके बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है वो आपके घर वालों को मिलती है। ध्यान रखिएगा, पेंशन जो है वो सैलरी इनकम मानी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स स्लैब, रिबेट सभी का फायदा दिया जाता है। फैमिली पेंशन ध्यान रखिएगा सैलरी का पार्ट नहीं होता, ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट होता है। इसमें आपको डिडक्शन भी मिलता है 15,000 रुपया ओल्ड रिजिम में और 25,000 रुपया न्यू रिजिम में मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होता है, और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर। पेंशनर मे और मे नॉट बी सीनियर सिटीजन। ध्यान रखिएगा, हर एक पेंशनर सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता। हो सकता है कि पेंशनर की एज 55 साल है और उसने रिटायरमेंट ले ली तो उस केस में वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा। सीनियर सिटीजन के लिए डेफिनेशन दिया गया है 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन होंगे, रेसिडेंट होने चाहिए, और इसके साथ सुपर सीनियर सिटीजन वही होगा जो 80 साल से ज्यादा है और रेसिडेंट है। पेंशन इनकम में यहां पर आपके मंथली पेंशन जो आएगी वो 100% टैक्सेबल होगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से क्यों ना हो। लमसम की बात करें, कम्यूटेड पेंशन की बात करें, गवर्नमेंट वालों के लिए एग्जेम्प्ट होती है, प्राइवेट सेक्टर से है तो 1/3 या 1/2 आपको एग्जम्पशन मिलता है, पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है, डिपेंड आपको ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, कब आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, यानी कब आपको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप एक पेंशनर है, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी आपके लिए है नहीं है, उसके बेसिस पर आपको देखना है क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस तो नहीं कर गई। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम में आपकी पेंशन इनकम आ जाती है, आपकी रेंट की इनकम आ जाएगी, आपकी कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी, आपके बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आ जाएगी, आपके ब्याज की इनकम आ जाएगी। ये सभी इनकम में आपकी टोटल इनकम आपको देखनी है, जिसमें से आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर कैलकुलेट नहीं करना है। 80C से 80U अगर आप ओल्ड रिजिम में है, ओल्ड रिजिम क्लेम करते हैं, या कैपिटल गेन एग्जम्पशन 54, 54F, 54EC, इसको भी कंसिडर नहीं करना है, या आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, ग्रेच्युटी हो गई, कम्यूटेड पेंशन हो गया, इसको भी आपको कंसिडर नहीं करना है। इन सभी को कंसिडर किए बिना आपकी जो इनकम निकल कर आती है वो इन लिमिट से अगर ज्यादा हुई तब आपको आईटीआर फाइल करना है। अच्छा, लिमिट क्या है? ओल्ड रिजिम है और ये आपकी न्यू रिजिम है। ध्यान रखिएगा, अगर पेंशनर बिलो 60 है तो उस केस में 2.5 लाख रहेगी और न्यू रिजिम में आपके लिए 4 लाख रहेगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सीनियर सिटीजन है, 60 से 79 के अंदर है, पेंशनर अगर आप है 3 लाख रुपए ओल्ड रिजिम में रहेगा और 4 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू रिजिम में रहेगा। अच्छा, 80 से ज्यादा अगर आप हुए तो 5 लाख रुपए आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा और 4 लाख रुपए आपको न्यू रिजिम के हिसाब से दिया जाएगा। इस लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है।
अच्छा, न्यू रिजिम में आपको कोई भी एटीसी एटीयू का डिडक्शन नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम के लिए आपको एटीसी एटीयू के जो डिडक्शंस हैं उसको कंसीडर नहीं करने हैं। मान लीजिए आपकी 5 लाख की इनकम है, 1.5 लाख का आपने एटीसी का ले लिया बेनिफिट और उसी के साथ एटीडी में 50,000, तो टोटल कुल 2 लाख रुपए। अब यहां पर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, 3 लाख आपकी इनकम हो जाती है। आप कहते हैं मेरी 3 लाख की इनकम है, मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, डिडक्शन आपको कंसिडर नहीं करना है। 5 लाख देखी जाएगी, 3 लाख से क्रॉस कर गई, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आइए कुछ और कंडीशन मैं आपको बता दूं मैंडेटरी आईटीआर फाइल करने के लिए। यहां पर अगर आपकी टोटल इनकम जो लिमिट मैंने आपको बताई थी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख और न्यू रिजिम में 4 लाख, इससे अगर कम हुई तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आपने 50 लाख से ज्यादा जमा किया है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, इनकम चाहे आपकी 1 रुपए भी क्यों ना हो। करंट अकाउंट में आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करते हैं। बिजनेस सेल अगर आपने 60 लाख से ज्यादा किया है, प्रोफेशनल ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपको 10 लाख से ज्यादा हुई है, टीडीएस टीसीएस अगर आपको 25,000 से ज्यादा, अगर 60 से कम है 50,000 ज्यादा, अगर आपकी 60 साल से ज्यादा एज है। फॉरेन स्पेंड करते हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा खुद के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा, फॉरेन इनकम एसेट या फॉरेन बैंक अकाउंट है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। बिजनेस लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, कैरी फॉरवर्ड के केस में, इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको क्लेम करना है तब तो आपको आईटीआर फाइल ही करना पड़ेगा। अच्छा, लोन, वीजा या पासपोर्ट के लिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ है जैसे कैश डिपॉजिट, एफडी हो गया या शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टी अगर आपने ये ट्रांजैक्शन किए हैं, कैश डिपॉजिट आपने 10 लाख से ज्यादा कर दिया, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में आपने 50 लाख से ज्यादा कर दिया, एफडी में आपने 10 लाख से ज्यादा जमा किया, शेयर मार्केट में 10 लाख से ज्यादा जमा किया, एक कंपनी में, एक शेयर्स में, और प्रॉपर्टी को लेकर अगर बात करें तो प्रॉपर्टी में आपने 45 लाख से ज्यादा जमा किया है, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इनकम क्राइटेरिया नहीं देखना है। न्यू रिजिम की टैक्स स्लैब की बात करें तो 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख की बात करें तो 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 4 लाख का गैप है, सभी में आपके 4-4 लाख का गैप है। यहां पर भी 4 लाख का गैप आएगा, यहां पर भी आपका 4 लाख का गैप आएगा। 5%, यहां पर आपको 10%, यहां पर आपका 20,000 का टैक्स आ जाएगा, यहां पर आपका 40,000 का टैक्स आ जाएगा 10% के हिसाब से, यहां पर आपका 60,000 का टैक्स आ जाएगा, यहां पर आपका 80,000 का टैक्स आएगा और यहां पर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स आएगा। कुल अगर टैक्स देखें तो ये 3 लाख का टैक्स यहां पर बनता है। 24 लाख से ऊपर इनकम होगी तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट आपको लगेगा। 50 लाख है तो 24 लाख से ऊपर जितना भी इनकम होगी 26 लाख पर आपको 30% लगेगा। 8 लाख से 12 लाख पर आपको 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20% और 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर हुआ तो 30% टैक्स रेट जो है वो आपको लग जाता है। अच्छा, इसमें रिबेट भी आपको मिलता है 60,000 रुपए तक। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम अगर आपकी 12 लाख तक है, तो हमने अभी आपको बताया था स्लैब रेट के बारे में, तो ये 12 लाख तक की इनकम हुई जिसमें आपका टैक्स जो है वो 20,000 रुपया यहां बनेगा, 40,000 रुपया यहां बनेगा। 12 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको यहां पर रिबेट जो है वो 87A का मिल जाता है और ये सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम पर मिलेगा, स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम हुई तो उस पर आपको अलग से टैक्स लगाया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगी 12 लाख से लेकर 12,71,000 की इनकम है, मान लीजिए 12,10,000 की है, 61,500 आपका टैक्स निकल कर आया, मार्जिनल रिलीफ आपको 51,500 की मिलेगी, फाइनल टैक्स सिर्फ आपको 10,000 देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पेंशन के केस में 75,000 का और मिल जाता है, 12 लाख के ऊपर और मिलता है। होम लोन इंटरेस्ट आपको मिलता है सेक्शन 24 के अंदर अगर आप लेट आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अच्छा रेंट के केस में 30% आपको और मिल जाता है, मान लीजिए अगर आपकी 10 लाख की रेंटल इनकम है तो 30% यानी 3 लाख का फायदा वहां मिल जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी एग्जम्पशन आपको मिलता है 1,25,000 का और फैमिली पेंशन का डिडक्शन तो आपको मिलता है 25,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, इसमें से जो भी आपका लोअर होता है। ओल्ड रीजन की टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख तक, ध्यान रखिएगा 60 साल से अगर आप कम है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। अच्छा, 2.5 लाख से बढ़कर यहाँ पर 3 लाख हो जाएगा अगर आपकी 60 से ज्यादा एज है, 80 से कम है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 30% टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, अगर आपकी एज 80 से ज्यादा है तो 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 30%। यहां पर भी आपको रिबेट 87A का फायदा मिल जाता है 12,500 का। टोटल इनकम आपकी 5 लाख तक होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाता है, एटीसी एटीडी का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख एटीसी में मिल जाता है, चाहे पीपीएफ
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एफडी 5 साल की करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं, नॉन सी पेंशनर है अगर है तो यहाँ पर 25,000 या 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, सीनियर सिटीजन जो होते हैं 60 साल से ज्यादा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, जो पेंशनर है उनको भी बेनिफिट 50,000 का मिलता है। एटीटीटी है, एटीटीटी बी के अंदर आपको 10,000 रुपए मिलता है, ये सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलेगा 60 साल से कम वालों के लिए। और अगर आप 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 का मिलेगा। यहाँ पर ओल्ड रिजिम में सेविंग के ब्याज पर, एफडी के ब्याज पर, सभी पे आपको मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, चाहे आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, लेट आउट हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख का फायदा आपको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो 30% यहाँ पर रेंट पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 मिल जाएगा। फैमिली पेंशन 15,000 रुपए मिलेगा, 1/3 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म्स, आपको समझना जरूरी है। कौन फाइल कर सकता है? तो यहां पर देखिए, सिर्फ रेसिडेंट फाइल कर सकता है ITR 1, और ITR 4 भी रेसिडेंट फाइल कर सकता है। ITR 2 कोई भी रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो आप फाइल कर सकते हैं। सैलरी के केस में आप सभी चाहे ITR 1, 2, 3, 4 फाइल कर सकते हैं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के केस में 2 हाउस प्रॉपर्टी इस बार जो अलाउ करी गई है ITR 1 और ITR 4 के अंदर। ITR 3 की बात करें तो कितनी भी हाउस प्रॉपर्टी हो आप फाइल कर सकते हैं। ITR 2 की बात करें तो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होगी तो आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, कैपिटल गेन ITR, अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 1 में और 4 में मिल जाता है। या अगर आप 3 और 4 2 की बात करें, ITR 2 और 3 की बात करें तो इसके लिए आप कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, वो आप डाल सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो ITR 1, ITR 2 आपके लिए नहीं है, उस केस में ITR 3, ITR 4 रहेगा। प्रिजम्पटिव की अगर बात करें 44AD, 44ADA, 44AE, ITR 1, ITR 2, ITR 3 नहीं रहेगा, उसके लिए ITR 4 रहेगा। अच्छा, इंटरेस्ट और अदर इनकम की बात करें तो ये आप कोई भी ITR फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी ये इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो अप टू 5,000 तक ITR 1, ITR 4 भर सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा है तो ITR 2, ITR 3 आपको भरना होगा। अच्छा, फॉरेन इनकम है, डायरेक्टर है, अनलिस्टेड शेयर्स है, पार्टनर है, क्रिप्टो है, फैमिली पेंशन है। फैमिली पेंशन में सभी ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। डायरेक्टर, अनलिस्टेड, पार्टनर और क्रिप्टो के केस में ध्यान रखिएगा ITR 1 और यहां पर ITR 4 आप नहीं भर पाएंगे, लेकिन ITR 2 और ITR 3 जो है वो आप भर सकते हैं। सिर्फ यहां पर ध्यान रखिएगा, पार्टनर के केस में आप सिर्फ ITR 3 ही भर सकते हैं। इसके अलावा ITR 1, ITR 4 आपके लिए बैंड है, आप सिर्फ यहां पर ITR 2 और 3 जो है वो जमा कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम टोटल इनकम ध्यान रखिएगा ITR 1 और 4 के लिए 50 लाख है, उससे कम होनी चाहिए। बाकी ITR 2, ITR 3 के लिए कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, शॉर्ट में अगर बताएं तो ITR 1 जो है उन लोगों के लिए पेंशन, इंटरेस्ट और 2 हाउस के लिए होगा। ITR 2 जो है कैपिटल गेन, फॉरेन इनकम, मल्टीपल अगर आपके हाउस है, पेंशन इनकम है। ITR 3 बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए। ITR 4 आपके स्मॉल बिजनेस प्रोफेशन प्रिजम्पटिव वालों के लिए होगी। अच्छा, गलत ITR फॉर्म अगर आप जमा करते हैं तो आपके ITR डिफेक्टिव होगी और आपको नोटिस आ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यू डेट जानना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल HUF ऑडिट में नहीं है, 31 जुलाई आपके लिए रहेगी। बिजनेस प्रोफेशन ऑडिट में नहीं है, 31 अगस्त रहेगी। ऑडिट केस के अंदर 31 अक्टूबर है। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर रहेगी। बिलेटेड रिवाइज ITR है, 31 दिसंबर आपके लिए रहेगी। बिलेटेड के केस में 1,000 रुपया, 5,000 की लेट फीस आपको लगती है अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है या 5 लाख रुपए से ज्यादा है। अच्छा, रिवाइज ITR के केस में यहां पर अब आप जो है 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको 1,000, 5,000 की लेट फीस लगने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकम आपकी क्या क्या हो सकती है। रिटायरमेंट पेंशन आपको मिलेगी जो सैलरी में आपको डालना है। फैमिली पेंशन, बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट जो है वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। रेंट इनकम अगर आपको आती है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाना है। कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बेचिए, शेयर्स, म्यूचुअल फंड बेचा है, कैपिटल गेन में चला जाएगा। डिविडेंड इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। एन्युटी, पेंशन, इंश्योरेंस प्लान से मिला है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से। बॉन्ड, डिबेंचर में इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है। बिजनेस कंसल्टेंसी, बिजनेस प्रोफेशन में गिफ्ट इनकम टैक्सेबल है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अच्छा, फॉरेन पेंशन या फॉरेन इनकम आ रही है तो डिपेंड करता है कौन से हेड में है, उसके हिसाब से आपको डालना होगा। एग्जेम्प्ट इनकम की भी लिस्ट हमने दी हुई है, सारे के सारे सेक्शन भी यहाँ पर आ जाते हैं। ग्रेचुटी आपकी एग्जेम्प्ट होती है, ग्रेचुटी नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही है, उसमें लिमिट रहती है 20 से 25 लाख रुपए की। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, वो पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। लीव एनकैशमेंट 25 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड आया है। अच्छा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये आपका टैक्सेबल होता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, ये भी एग्जेम्प्ट है। विल से, इनहेरिटेंस से अगर आपको कोई पैसा मिला है या सुपर एन्युएशन फंड का पैसा मिला है, ब्याज आपको मिला है टैक्स फ्री बॉन्ड का, ग्लैलेंट्री पेंशन या कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस पेंशनर को मिल रहा है, तो वो सब आपके लिए, ये सारी डिटेल आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है।
अब आ जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं रेडी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट अच्छे से समझिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, फॉर्म 16 होना चाहिए, पेंशन पेमेंट स्लिप होनी चाहिए, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS या AIS TIS स्टेटमेंट हो गया, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी आपने अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेची है, रेंट अगर है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, रेंट रिसिप्ट हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की रिसिप्ट, मेडिकल बिल सर्टिफिकेट, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रूफ अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हो, और प्रीवियस आईटीआर आपके पास होनी चाहिए, प्रीवियस आईटीआर की कॉपी, एक्नॉलेजमेंट, उसका आईटीआर फॉर्म हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट है आईटीआर फाइलिंग एग्जम्पशन। यहां पर पेंशनर को दिया जाता है, पेंशनर को आईटीआर फाइलिंग से आजादी मिलती है। कब मिलती है? अगर ध्यान रखिएगा आप रेसिडेंट है और आपकी एज जो 75 साल से ज्यादा है, आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम है। पेंशन और ब्याज की इनकम वो भी एक बैंक में आ रही है, कोई अदर बिजनेस, कैपिटल गेन या रेंट इनकम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चैप्टर 6A के 80C 80D 80TT के ये डिडक्शन आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। जो बैंक है वो आपका टैक्स कैलकुलेट करते वक्त टीडीएस काटेगी। यहाँ पर 87A रिबेट जो है वो अलाउ किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है ये फॉर्म 125 जो है वो आपको ये जमा करना होता है। हालांकि इस पीरियड की फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो डेट है वो जा चुकी है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर बैंक को जो है आपको देना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? जो मैंने बता दिया, पहले जो फॉर्म हुआ करता था 12BBA। आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये सारी चीजें जो कंप्लायंस है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करेगा, सारे डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपकी 75 साल या उससे ज्यादा एज है, आपने ये फॉर्म जमा करके रखा हुआ है 12BBA, तो इस बार आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर फॉर्म नहीं जमा किया है तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, जिसकी एज 75 साल से कम है, जिनके पास एक पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा जैसे कैपिटल गेन, रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, या फिर मल्टीपल बैंक के अंदर एफडी सेविंग अकाउंट अगर है, तो ध्यान रखिएगा आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको कंप्लाई करना है, पेंशन और ब्याज की इनकम होनी चाहिए, 75 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है, एक बैंक अकाउंट है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज ये एग्जम्पशन आपसे डिनाई कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर ये स्कीम जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो वॉलंटरी भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पेंशनर को लेकर नए नियम, नए रूल जारी करे गए हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर, और एग्जम्पशन रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग से आजादी दी गई है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।